हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। आपने सालों साल इस देश की सियासत को बहुत करीबी से देखा है, बहुत करीब से जांचा परखा है, इन परिणामों को भी देखा है। 2024 का ये जो टैली आपके सामने है, जहां पर कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एनडीए हालांकि बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसा क्या हो गया कि ऐसी हालत बनते हुए हम देख पा रहे हैं? दो तीन बड़ी वजह है। देखिए, एक तो ये कि महाराष्ट्र का असेसमेंट ठीक नहीं किया था पहले दिन से जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है। किन जगहों पर गड्ढे लगे हैं एनडीए को, हमें वो देखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पे पहले से बहुत बड़ा गड्ढा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले बीजेपी ने, जिसमें शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, उद्धव की पार्टी को तोड़ दिया, और उनके बाद जो कुछ बनाया उस खिचड़ी में भी कोई दम नहीं निकली, क्योंकि जनता ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है कि आप ये जो लोकतंत्र में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी को कम आंकने की फिर से जरूरत की है एनडीए ने। तो ममता बनर्जी ने अपना फिर से दमखम दिखाया है, और उन्होंने जो समीकरण बनाए थे उन समीकरणों का तोड़ नहीं है अभी भी। जहां पर उन्होंने अच्छा किया है वो बीजेडी के साथ, कि बीजेडी को बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आए, उनके साथ अलायंस की बात की, और आखिर में जनता के बीच में बीजेपी ने ये बात साबित कर दी कि देखिए, आप जिस पार्टी को चुनने वाले हैं वो पार्टी हमारे ऊपर कैसे गिड़गिड़ा रही है, या हमसे उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, दरकार है। तो पढ़ कहाँ नहीं पढ़ पाए हैं। जहां नहीं पढ़ पाए हैं वहां पे राजस्थान में नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि आपने अगर वसुंधरा को एक किनारे किया है तो आप पढ़ाई करने में कुछ मुश्किल में है। जहां पे नहीं पढ़ पाए हैं वहां पे गुजरात में भी नहीं पढ़ पाए हैं। आप देखिए कि गुजरात में 10 साल का जिंक्स या 10 साल के जो मनहूसियत थी कांग्रेस की, वो खत्म हो गई है। बनासकांठा से जो एमएलए चुन के आई हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है, बनासकांठा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि गौतम अडानी वहीं से आते हैं, ठीक है। तो एक एमएलए जो क्राउड फंडिंग से जीत के आई है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है वहां पे। अब जो यूपी को नहीं पढ़ पाए हैं वो सबसे बड़ी बात है। यूपी में बहुत कुछ अंदर ही अंदर हलचल चल रही थी। अभिषेक जी, इसी से मैं जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, जो आपको उत्तर प्रदेश का आज आंकड़ा दिख रहा है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है कि यूपी में बीजेपी को नकारने की जनता ने जो कोशिश की है या जो जताया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या बीजेपी रणनीति बदलेगी आने वाले समय में? उनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन वक्त कम बचा हुआ है। आप तीसरी टर्म में है पहले से। आपने जितने भी लेवरेज लेने थे, जितने भी आपने लोकतंत्र को लेकर एक्सपेरिमेंट करने थे, आपको जिस तरीके का गवर्नेंस देना था, उसके आपको डिविडेंड्स मिल चुके हैं। आप उसको पहले से ही उसका फल खा रहे हैं। आपने दूसरी बार जब योगी जी आए तो वो बहुत मैसेज क्लियर था कि उनकी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं। अब उसके आगे क्या? आप राशन के आगे क्या? आप अगर कैंडिडेट के सिलेक्शन में कहीं चूकें हुई हैं तो आपने उनको सुधारने के लिए क्या किया? आपने जिस पैमाने पर मुंबई और दिल्ली में अपने उम्मीदवारों को बदला, आपने लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं बदला, जब आपको पता था कि वो एक प्रतीक हो चुके हैं कि उनके बेटे के कार से, उनकी बेटी की गाड़ी से किसी की हत्या हो चुकी है या डेथ हो चुकी है, भले वो ना चला रहे हो या कोई भी एलिगेशन हो। ये दरअसल ये एक तरीके से बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हमें भारतीय जनमानस को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनमानस में अगर नेता आपके पास आकर झोली फैलाता है और मांगता है कुछ, तो आप उसे देते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय जनमानस तभी सजा देने लगता है जब आप एक ऊंची गाड़ी पर बैठ के उसको कुछ फरमान सुनाने लगे। ये जिस सजा का आप जिक्र कर रहे हैं अभिषेक जी, जिस सजा का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो या बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो, लेकिन देश का जो पूरा आंकड़ा सामने आया है कि कोई भी दल अब सरकार फिलहाल तो कम से कम अपने दम पर सरकार बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें आप क्या महसूस करेंगे? क्या कुछ परिणाम, जो रणनीति होगी उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कुछ आप देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होगा देश में? देखिए, इसके लिए जो एक्मोडेटिंग पॉलिटिक्स होती है, सामंजस्य की राजनीति होती है, वो सामंजस्य की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीखना पड़ेगा। अब उनको उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो शीर्ष पे दो नेता हैं बड़े, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनका जो पुराना अनुभव है वो सामंजस्य की राजनीति का नहीं रहा है। वो एनडीए चलाते थे लेकिन, और पार्टी चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करती थी, और ये उनका सौभाग्य था कि गुजरात में उन्हें किसी किस्म के इस तरीके के सामंजस्य बिठाने
बिठाने की जरूरत नहीं थी। और दिल्ली में भी जब वो आए तो बहुत अच्छी जनता ने उनको बहुत सारे नंबर्स दिए थे जिसमें सामंजस्य बिठाने, तो उनको सीखना है। और जो दूसरे लोग हैं जिसमें यूपीए की बात करते हैं तो, या इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो जो यूपीए है वो तो 200 में भी अपनी सरकार चला लेता है। मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस को आप 100 दे, ये बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक जी, कम होती कि अगर 200 में सरकार चलाने की क्षमता यूपीए या इंडिया गठबंधन रखता है तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें दिखेगी। लेकिन एक सवाल मेरा, जी एक सवाल मेरा यही है कि मौजूदा दौर में आज हम देख रहे हैं, जब परिणाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो 16 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो जिनकी जेडीयू 14 सीटों पर लीड करते हुए दिख रही थी, ये 30 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं और उनसे बात करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मैं आपको रोक रहा हूं क्या अभिषेक जी, इस पर मैं आपसे सवाल का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया जरूरी। अकाली दल की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सेवादार ਨੂੰ एक बार फिर अपनी सेवा का मौका बख्शिया। मैं गुरु साहब के चरणों 'ਚ आही अरदास करदी हां कि ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल जीत गई हैं। इकलौती सीट एसईडी से आती हुई नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा जी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, चाहे वो एसईडी हो, जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, एसईडी तो बीजेपी से दूर है, टीडीपी से बात बनी थी चुनाव के पहले, जेडीयू अभी अंदर है, लेकिन अब ये सब कुछ तब था जब चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ थी। अब लेकिन परिणाम अलग हैं। क्या आप देखते हैं कुछ बदलाव दिखेगा, मोलभाव बढ़ेगा? हाँ, मोलभाव क्यों नहीं बढ़ेगा? ये जो एसईडी को मेरे ख्याल से शिरोमणि अकाली दल को हरसिमरत कौर अगर जीत गई है तो 1 या 2 सीट से ज्यादा उनको सीट मिली नहीं है। मैंने आखिरी टैली जब देखी थी तब वो 1 या 2 पे ही आगे चल रहे थे, तो इनकी वैल्यू बढ़ गई है। जीतन राम मांझी को जब आप बधाई देने जा रहे हैं, गया से वो जीत गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका भाव कितना बढ़ गया होगा, है ना। तो और जब आप नीतीश कुमार को से बात कर रहे हो और लगातार कल चंद्रबाबू नायडू से भी प्रधानमंत्री की बात हुई थी, आज भी बात हुई है, जब आप ये मैसेजिंग दे रहे हैं। अच्छा देखिए, ये सिर्फ 2 लोगों के जुड़ जाने के बाद भी अगर जेडीयू और टीडीपी आ भी जाते हैं तो एकनाथ शिंदे गुट उनके साथ है, उनके आगे भी झोली फैलानी है।